अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज से आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। ये बेसिकली टीम से रिलेटेड है। टीमिंग क्या होती है। सो टीम बेसिकली क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक ख़ास मकसद के लिए मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका एक ही पर्पस होता है, उनके सेम गोल्स होते हैं। ठीक है, और वो मिलकर उसके लिए काम करते हैं और वो सब के सब इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी क्लास में एक ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप को एक टास्क, कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, तो क्या होता है, वो सारे के सारे टीम मेंबर या ग्रुप मेंबर जो हैं वो मिलकर उस टॉपिक के लिए या जो भी आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया जाता है उसके लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और वो उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं कि वो उन्होंने ही करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली टीम्स होती हैं आपकी। अब टीम्स पे क्यों रिलाय किया जाता है? जैसे कहा जाता है कि एक से भले दो। ठीक है, इसी तरह जो काम टीम्स मिलकर कर सकती हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, देन टीम जो है, लेट से कोई प्रॉब्लम आ गई तो अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो जनरेट करने हैं। देन उन सॉल्यूशन में से, उन अल्टरनेटिव्स में से या उन ऑप्शन में से बेस्ट को चूज करना है। तो ये सारे के सारे काम इंडिविजुअल से बेहतर एक टीम परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अच्छा, जो टीम मेंबर होते हैं वो एक साथ मिलकर रह रहे होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जल्दी हो जाती है, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और टीम के पास अगर हम कंपेयर करें इंडिविजुअल से, तो टीम के पास नॉलेज ज़्यादा होता है, इनके पास एक्सपर्टीज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रीजंस होती हैं कि हम टीम्स को क्यों चूज करते हैं या टीम पे क्यों रिलाई करते हैं। द ट्रबल विद टीम्स, तो जैसे टीम्स के फ़ायदे होते हैं वैसे टीम्स क्रिएट करने के कुछ नुकसानात भी होते हैं। ठीक है, अब वो नुकसानात किस तरह से होते हैं? देखें, अगर इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहा है तो उसको और तरह से डील किया जाता है, लेकिन अगर टीम्स काम कर रही हैं तो उनको प्रॉपर्ली उनकी केयर की रिक्वायर होती है। ठीक है, उनको फीडिंग करनी होती है, यानी कि उनको सैलरीज देनी होती हैं। ठीक है, इसी तरह उनको क्रिएट करने के लिए आपका टाइम लगता है, आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये सारे के सारे बेसिकली आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लॉस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे कि टीम को बेसिकली स्पेशल एक उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं टीम्स के लिए। ठीक है, तो ये एक ट्रबल है टीम के साथ। ठीक है, उनकी केयर करनी होती है, उनकी फीडिंग करनी होती है, उनको सैलरीज देना होता है। तो ये एक ट्रबल है टीम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, देन प्रोसेस लॉसेस बेसिकली देखें, एक टीम क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने में आपका टाइम लगता है, आपकी एनर्जी लगती है। ठीक है, लेट्स से आप एक बंदा एक काम कर रहा है, वही काम अगर 5-10 बंदे करेंगे मिलके, तो पहले तो आप 10 लोगों का इंतजार करेंगे कि कब वो 10 लोग आएंगे। देन आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये हमारा इशू है। देन वो हर एक बंदा इनपुट देगा। ठीक है, इनपुट देगा, फिर आप उसको चूज करेंगे कि कौन सी ऑप्शन किसकी बेहतर है, उसको डिस्कस करेंगे। देन आपके सोल्यूशन में पहुंचेंगे। तो ये बेसिकली एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है इसमें आपकी। ठीक है, तो इन्हें बेसिकली कहते हैं प्रोसेस लॉसेस। रिसोर्सेज जिसमें टाइम और एनर्जी होती है एक्सपेंडेड टुवर्ड टीम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस रादर देन टास्क, मतलब ये टाइम आप टास्क की बजाय सिर्फ टीम डेवलपमेंट या टीम मेंटेनेंस पे लगा देते हैं, इन्हें आप कहते हैं ये प्रोसेस लॉसेज है। ठीक है, अच्छा जी, देन है जी, टीम्स को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है फ्लरिश होने के लिए। ठीक है, प्रॉपरली काम करने के लिए। देन इनको प्रॉपर रिवार्ड सिस्टम चाहिए होता है कि जो टीम्स चाहती हैं कि अगर हम सही से काम करें तो हमें प्रॉपरली रिवार्ड किया जाए, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए, टीम लीडरशिप हो। देन फर्दर इनकी टीम से डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज होते हैं टीम क्रिएट करने में। ठीक है, कि टीम पे हम रिलाई क्यों नहीं करना चाहिए। पहले हमने बात की थी कि क्यों करना चाहिए, अब हमने बात की क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन कैसे डिसाइड होगा कि हमें टीम बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? तो मैनेजर बेसिकली ये डिसाइड करता है इस बेस पे कि हमारा टीम बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, देन इससे हमारा बेनिफिट कितना हो रहा है। अगर वो देखता है कि कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, तो वो टीम क्रिएट करता है। लेकिन अगर वो देखता है कि यार हमें सिर्फ कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, बेनिफिट इतना नहीं है टीम का, तो वो क्या करता है, वो टीम्स आपकी सिंपली क्रिएट नहीं करता। सोशल लोफिंग क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं, आपको अगर एक असाइनमेंट दी जाती है 4-5 लोगों को, 5 ग्रुप मेंबर्स होते हैं,
तो उनमें से 1, 2 या 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो इसमें बिल्कुल फोकस नहीं करते, ठीक है, वो अपने पर्टिकुलर लेवल से नीचे होकर काम करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये बाकी लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो इससे बेसिकली सोशल लॉफिंग कहते हैं, जिसमें वो अपनी एफर्ट कम लगाते हैं, बाकियों पर रिलाई कर रहे होते हैं। और यही अगर इंडिविजुअली उन्हें काम दिया जाए तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो ज़्यादा मेहनत करते भी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीम का हिस्सा है तो अब वो लेस एफर्ट उसमें पुट करते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इससे सोशल लॉफिंग कहते हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स हैं। डिपार्टमेंटल टीम्स जो एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती हैं, उनके पास पर्टिकुलर जो आपकी स्किल्स होती हैं रेलेवेंट टू डिपार्टमेंट, वो उनके पास स्किल्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और वो उसकी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनके पास अकाउंट्स का या फाइनेंस का बेसिकली जो नॉलेज होता है वो होता है, ठीक है। प्रोडक्शन सर्विस लीडरशिप टीम्स क्या होती हैं? प्रोडक्शन टीम्स क्या होती हैं? जो एक प्रोडक्शन सेटअप में पाई जाती हैं, ठीक है, जो कलेक्टिवली मिलकर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, लाइक डिफरेंट स्टेप में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो प्रोडक्शन टीम का काम है स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5, स्टेप 1 पे कुछ लोग हैं, 2 में कुछ लोग हैं, 3 में, 4 में, 5 में। तो प्रोडक्शन टीम जो होती है वो मल्टी स्किल्ड होती है, वो मिलकर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनको सुपरवाइज जो कर रहा होता है, उन्हें जो ऑर्डर दे रहा होता है वो उनका बॉस दे रहा होता है, सुपरवाइजर दे रहा होता है, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड टीम भी जो है वो सिमिलर होती है प्रोडक्शन टीम की तरह, लेकिन इनका डिफरेंस ये होता है कि सेल्फ डायरेक्टेड टीम स्टेप प्रोसेस वाइज काम नहीं करती। ऐसे नहीं होता कि कुछ लोग प्रोसेस ए में काम करें, कुछ प्रोसेस बी में, कुछ प्रोसेस सी में, बल्कि पूरी की पूरी जो टीम है, वो इंटायर प्रोडक्ट को क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। देन सेकेंड इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो सेल्फ डायरेक्टेड टीम है ये खुद से सारे की सारी डिसीजन मेकिंग करती है, ये अपने किसी सुपरवाइजर से या अपने बॉस से जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं लेती, ठीक है। देन एडवाइजरी टीम बाय नेम आप देख सकते हैं कि ये एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, डिफरेंट टाइप्स की कमेटीज, एडवाइजरी काउंसिल, वर्क काउंसिल, रिव्यू पैनल जो डिफरेंट रिपोर्ट्स के रिव्यू देते हैं, रिकमेंड, ठीक है, या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं डिसीजन मेकर को, ये आपकी एडवाइजरी टीम होती है। टास्क फोर्स टीम या प्रोजेक्ट टीम बाय नेम क्या पता लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट टीम है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कोई एक प्रोजेक्ट है, सिर्फ इन्हें वो प्रोजेक्ट असाइन किया जा रहा है। तो ये बेसिकली टेम्परेरी आपकी टीम्स होती हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसको सॉल्व करने एक टीम क्रिएट कर दी गई कि यार आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या कोई अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करना है, अपॉर्चुनिटी को डेवलप करना है, या कोई प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करना है, तो उसको ये टास्क फोर्स जो है डील करती है। देन है जी स्कंक वर्क्स। स्कंक वर्क्स क्या होता है? इसमें जो ये मोस्टली एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली लोगों को हायर नहीं करते, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होता कि एंटरप्रेन्योर खुद बॉस बन जाता है, बाकी उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, बल्कि वो डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट लोकेशंस पे लोगों से अपने काम करवाते हैं कि आप मेरा ये काम कर दें, आप मेरा ये पार्ट कर दें, आप मेरा ये प्रोसेस कर दें, ठीक है। लेकिन वो लोग इसकी हिरार्की में नहीं होते, इस एंटरप्रेन्योर की हिरार्की में नहीं होते, यानी कि वो लोग इसके सबऑर्डिनेट नहीं होते, एंटरप्रेन्योर जो है ये उनका बॉस नहीं होता। तो ये आपके स्कंक वर्क्स होते हैं। वर्चुअल टीम्स जो होती हैं, वर्चुअल टीम बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट कर रही होती हैं। कोई भी पर्पस होता है, कोई भी टास्क होता है, वो ये करती हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं, लेट्स से ये एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट इलाकों में हैं ये लोग, ठीक है। इनकी एक टीम क्रिएट कर दी जाती है जो कि एक फॉर्मल टीम होती है, ठीक है। ये डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं और ये जो इंटरेक्ट करते हैं ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी मीटिंग्स करते हैं, उसके में ही अपनी डिस्कशन करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, फेस टू फेस नहीं करते, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ है। सेल्फ डायरेक्टेड टीम, जैसे कि मैं आपको भी बता चुका हूँ, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स क्या होती हैं कि एक तो इनमें और प्रोडक्शन टीम में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ ये होती है प्रोडक्शन टीम की तरह, लेकिन ये पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंडली इनका कोई सुपरवाइजर नहीं होता, ये खुद से सुपरवाइजर होते हैं, खुद से सुपरविजन भी करते हैं, खुद से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सारे के सारे प्रोसेस ये खुद से कर रहे होते हैं। वर्चुअल टीम्स में आपको बता चुका हूँ। मॉडल ऑफ टीम इफेक्टिवनेस। टीम इफेक्टिवनेस क्या होती है? द टीम्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स एंड टीम एग्जिस्टेंस। एक टीम के बनाए जाने का उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इंडिविजुअली हर एक मेंबर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, देन उनके टीम के बनाए जाने का जो मकसद है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है।
अब ये टीम इफेक्टिवनेस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि टीम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है, उनको बेनिफिट दे रही है, और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि टीम बनाने से ऑर्गेनाइजेशन का मजीद नुकसान हो रहा है। तो ये सिंपली टीम इफेक्टिवनेस है कि टीम किस तरह से अफेक्ट कर रही है, बस ये बताना है इसमें आपने। इसमें हम सिर्फ टीम डिज़ाइन करेंगे। टीम डिज़ाइन में क्या होता है, टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, टीम साइज, टीम कंपोजिशन, टीम रोल्स। अब टीम डिज़ाइन फीचर्स में सबसे पहले आता है टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस तरह का टास्क दिया जाए टीम को जो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो डिफरेंट रिसर्चेज हैं, कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर वेल स्ट्रक्चर टास्क होगा, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइंड टास्क होगा कि इस तरह से आपने ये स्टेप बाय स्टेप करना है, तो उसको आप जो आपके वर्कर्स हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि अगर टास्क कॉम्प्लेक्स होगा तो लोग उसको ज़्यादा बेहतर करेंगे। क्यों? अगर कॉम्प्लेक्स टास्क होगा तो वो लोगों को मोटिवेट करेगा, ठीक है, लोग उसको चैलेंजिंग समझते हुए करेंगे, जो ज़्यादा मोटिवेशन से करेंगे तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे उसमें। अच्छा, देन टास्क करेक्टरिस्टिक्स में आता है टास्क इंटरडिपेंडेंस कि जो ये टास्क करने के लिए कितनी इंटरडिपेंडेंस ज़रूरी है, लोगों को या टीम मेंबर्स को आपस में कितना एक दूसरे से इनपुट लेनी पड़ रही है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है टास्क इंटरडिपेंडेंस, the extent to which team members must share common inputs to their individual task। कि टीम मेंबर्स आपस में कितनी शेयरिंग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड, ठीक है, उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ रही है, किस तरह करनी और किस हद तक करनी पड़ रही है, ये बेसिकली टास्क इंटरडिपेंडेंस होता है। नीड टू इंटरेक्ट वाइल परफॉर्मिंग देयर वर्क, अपना काम करने के दौरान उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ता है। देन ये जो होते हैं दैट आर पार्टली डिटरमिन्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, ये किसी दूसरे की परफॉर्मेंस के लिए भी जो होते हैं वो इनकी बेस पे दूसरे की परफॉर्मेंस मेजर की जा रही होती है। क्यों? जब चार लोग मिलके काम करें, अगर एक बंदा भी गलत काम करता है तो क्या होता है उससे, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है, उसने गलत इनपुट दी तो दूसरे वाला गलत काम कर देगा उसकी बेस पे। तो ये होती है टास्क इंटरडिपेंडेंस। इन सब पे मिलाकर परफॉर्मेंस जो है इनकी मेजर की जाती है, इनसे डिटरमिन की जाती है। अच्छा जी, टीम साइज। अब टीम साइज क्या होना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं जी, टीम डिज़ाइन फीचर्स। हमने पहले पढ़ा किस तरह का टास्क देना चाहिए टीम को, देन हम देख रहे हैं टीम साइज क्या होता है, कितना होना चाहिए। देखें, कुछ लोग कहते हैं कि 5 पीपल्स होने चाहिए, कुछ कहते हैं 7 होने चाहिए, लेट्स से कुछ कहते हैं कि 140 पर्सन होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट लोगों की अप्रोचेस हैं। लेकिन रूल बेसिकली क्या है, वो कहता है जी रूल इज दैट टीम शुड बी लार्ज इनफ, टीम इतनी बड़ी एटलीस्ट होनी चाहिए टू प्रोवाइड द नेसेसरी कॉम्पिटेंसी एंड पर्सपेक्टिव टू परफॉर्म द वर्क। टीम एटलीस्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उनके पास एक काम करने के लिए सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज हो, सारी स्किल्स मौजूद हो, इतनी स्किल लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बड़ी टीम में होनी चाहिए आपकी, ठीक है, कि उनके पास सारी की सारी स्किल्स हों एक काम को, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और इतनी छोटी येट स्मॉल इनफ, और इतनी छोटी आपने होनी चाहिए कि वो एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें, इन्वॉल्व हो सकें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकें, हेल्प कर सकें एक दूसरे को। तो ये बेसिकली रूल है कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी, इतनी बड़ी रखनी है कि उनके पास नेसेसरी जो कॉम्पिटेंसी है वो अवेलेबल हो, और इतनी छोटी रखनी है आपने कि उनकी एक कोऑर्डिनेशन एटलीस्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। देन टीम कंपोजिशन, कि टीम को किस बेस पे जो है वो बनाया जाता है, हमने टीम मेंबर सेलेक्ट करने तो किस बेस पे बनाया जाता है। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ फर्म्स होती हैं वो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि फिट इनटू अ टीम एनवायरनमेंट, क्या ये जो पर्सन है, ये जो एप्लीकेंट है, क्या ये टीम एनवायरनमेंट फिट हो सकता है, यानी कि क्या इसकी साइकी इस तरह की है कि ये टीम मेंबर्स के साथ मिलकर काम कर सकता है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक हो सकती है जिसकी बेस पे टीम कंपोज की जाती है। देन इस बेस पे भी की जा सकती है कि हु वैल्यू द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो लोगों के आइडियाज़ को वैल्यू दे, उनकी बात को सुने, उनके ओपिनियन को सुने, उसको डिस्कस करे। ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं कुछ कंपनीज को, ठीक है। तो इस बेस पे भी कंपोजिशन हो सकती है कि ऐसे लोगों जो एक दूसरे की पर्सपेक्टिव को वैल्यू दे, एक दूसरे की ओपिनियन को वैल्यू दें, ठीक है। देन मोटिवेशन और कॉम्पिटेंसीज की बेस पे हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बिहेवियर की बेस पे हो सकते हैं, ठीक है, डाइवर्स नॉलेज स्किल्स पर्सपेक्टिव के बेस पे हो सकते हैं। तो ये बेसिकली है कि टीम को हमने किस बेस पे कंपोज करना होता है, या किस बेस पे टीम बेसिकली कंपोज की जाती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में।
टीम रोल्स, अब देखें टीम मेंबर्स जो होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स दिए जाते हैं कि किस बंदे ने किस तरह का काम परफॉर्म करना है, उसका किस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। जैसे कि सम रोल्स हेल्प टू अचीव इट्स गोल्स। कुछ मेंबर्स का काम ये होता है, कुछ मेंबर्स को या कुछ वर्कर्स को इस तरह का रोल दिया जाता है कि उनका काम है गोल्स को अचीव करना, ठीक है। कुछ का होता है कि रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, टीम मेंबर्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, ठीक है। कुछ होते हैं कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं कि आपने लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। कुछ एज ए मॉनिटर रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को ओवरसी कर रहे होते हैं कि कौन सा काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है जी। कुछ कुछ होते हैं स्पेशलिस्ट जिन्होंने आपकी ओवरऑल प्लानिंग करनी है, विजन देना होता है, ठीक है। जिन्होंने आपको टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताना होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से है। जैसे एक स्पेशलिस्ट है एक पर्टिकुलर मशीन का, वो उसके बारे में बेहतर जानता है, तो ये उसका रोल है, एज ए स्पेशलिस्ट रोल है उसका। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स होते हैं। मैनेजिंग टीम को कॉन्फ्लिक्ट, कि टीम्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी किस्म की लड़ाई या किसी किस्म का आप एक मेंबर को लगता है कि उसका इंटरेस्ट जो है उसको अपोज किया जा रहा है किसी दूसरी पार्टी की वजह से, यानी कि एक बंदे का मफाद दूसरे बंदे के मफाद की वजह से जो है वो मारा जा रहा है, कम किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। प्रोसेस इन विच वन पार्टी परसीव्स दैट इट्स इंटरेस्ट आर बीइंग अपोज्ड और नेगेटिवली अफेक्टेड बाय अनदर, कि इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो फ़ायदा है, इसका जो मफाद है, उसको अपोज किया जा रहा है या नेगेटिवली इफेक्ट किया जा रहा है किसी और पार्टी की वजह से। इसे हम सिंपली कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। टास्क रिलेटेड क्या होते हैं कि टीम मेंबर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, कोई टेंशन बन रही है, लेकिन टास्क की वजह से। लेट्स से एक टास्क में हर एक बंदा डिफरेंट ओपिनियन दे रहा है, तो ये होता है टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है लेकिन टास्क की वजह से क्रिएट हो रहा है, टास्क में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। एक होता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि टीम मेंबर्स का जो आपस में रिलेशनशिप है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो आपस में कोई पर्सनल अटैक कर रहे हैं, कोई इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो ये होता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। तो जो कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि जी दोनों को टास्क रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड को दोनों को कम से कम होना चाहिए। कुछ कहते हैं जी दोनों को मॉडरेट लेवल का होना चाहिए। कुछ कहते हैं जी टास्क रिलेटेड जो है वो मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, जबकि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिनिमम लेवल का होना चाहिए। इसकी क्या वजह है, पहले हम जनरल एक चीज़ देखते हैं। देखें, टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट को हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं क्यों है कि जब एक टास्क में डिफरेंट ओपिनियंस आ जाते हैं कि इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं जिसकी बेस पे, जिसको डिस्कस करने के बाद हम एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ पहुंच सकते हैं। तो टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिव होता है, ये हमें फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। जबकि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब टीम मेंबर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो तो आपस में मिलकर काम ही नहीं करेंगे। तो कहा यह जाता है कि टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट को मॉडरेट लेवल के, मीडियम लेवल का होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को आपने मिनिमम रखना है या इसको ख़त्म करना है, ठीक है। अब रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से ख़त्म किया जाता है ये हम देखते हैं अभी। तो ये कुछ बेसिकली थोड़ा सा ब्लरी है, ये आप बुक से देख सकते हैं। मिनिमाइजिंग रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को आपने मिनिमाइज करना है, इसको कम से कम करना है। इनकी डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज हैं वो कौन सी हैं। फर्स्ट वन है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो कहते हैं जी कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट इज लेस लाइकली टू अकर और इज लेस लाइकली टू escalate व्हेन टीम मेंबर्स हैव हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कि अगर टीम मेंबर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट कम क्रिएट होगा। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस होता है बेसिकली किसी दूसरे के इमोशंस को समझना, ठीक है। जब टीम मेंबर्स एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे तो उनमें कम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। उन्हें पता होगा कि यार अगर लेट्स से किसी बंदे ने कुछ कह दिया है तो वो किस कंडीशन में है, कोई फिजिकली उसे कोई इश्यू है या उसे कोई मेंटली कोई इश्यू है, तो वो उसके इमोशंस को समझेगा और उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अराइज नहीं होने देगा, बढ़ने नहीं देगा, बल्कि उसको या ख़त्म कर देगा या उसको मिनिमम कर देगा। सेकेंडली कोहेसिव टीम्स, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की सप्रेस्ड रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। कब कम होता है? जब टीम्स होती हैं वो कोहेसिव होती हैं। कोहेसिव टीम्स कौन सी होती हैं?
जो बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानती हैं, उनमें म्यूचुअल जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है और एक और चीज़, टीम मेंबर जो होते हैं बेसिकली वो मोटिवेटेड होते हैं कि वो उस टीम में ही रहें, उस टीम का हिस्सा रहें। इसकी वजह से वो लोग मोटिवेट होते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, उससे दूर रहें, उससे बचें, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते होते हैं काफ़ी टाइम से, और सेकेंडली वो उस टीम का हिस्सा रहना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो या हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही ना होने दें। तो एक कोहेसिव टीम्स होते हैं। देन है सपोर्टिव नॉर्म्स। Various team norms can hold relationship conflict at bay during constructive debate when team's norms encourage openness. For instance, team members learn to appreciate honest dialogue without personally reacting to any emotional display during the disagreement. वो कहते हैं कि कुछ नॉर्म आप नॉर्म्स क्रिएट कर देते हैं। नॉर्म्स मतलब कि आपने किस मौके पे किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। तो सपोर्टिव नॉर्म्स में क्या होता है, कुछ नॉर्म्स ऐसी होती हैं, वो देखते हैं कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है टीम मेंबर्स के दरमियान, यानी कि कुछ लोग कुछ और बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सपोर्टिव नॉर्म्स में क्या होता है, वो एक दूसरे की बात को एटलीस्ट सुनते हैं, ठीक है, आप दो लोग अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की बात को इन डिटेल सुनते हैं। उससे क्या होता है कि डायलॉग के थ्रू ये इशू रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। देन है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। तो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल में, कि लोग किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स, ये बेसिकली आपके होते हैं फोर्सिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अवॉइडिंग, यील्डिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये किस बेस पे होती हैं। ये असर्टिवनेस की बेस पे और कोऑपरेटिवनेस की बेस पे होती है। असर्टिवनेस होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहले रखते हो, ठीक है, आप कहते हो कि मुझे एटलीस्ट मेरा हक मिल जाए, आप दूसरे को इतना फोकस नहीं करते। कोऑपरेटिवनेस होता है कि आप दूसरे के इंटरेस्ट को, दूसरे के स्टेक्स को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो कि यार उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए इससे। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनकी बेस पे आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल डिस्क्राइब होता है, डिसाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट वन है जी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखते हैं पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लोग होते हैं, यानी कि जो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाते हैं, वो क्या करते हैं, हाईली असर्टिव होते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हमें भी हमारा पूरा हक मिले, लेकिन वो हाईली कोऑपरेटिव भी होते हैं, वो कहते हैं दूसरे को भी उसका हक मिले, यानी कि ये विन विन सिचुएशन होती है। वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि दोनों पार्टीज का इसमें फायदा हो, ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये एक स्टाइल है। देन है जी अवॉइडिंग। अवॉइडिंग क्या होता है, अवॉइडिंग होता है जी असर्टिवनेस, असर्टिवनेस लो, कोऑपरेटिवनेस भी लो, यानी कि ना तो ये अपने इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा स्टैंड लेते हैं, ना ही दूसरे के साथ दूसरे के इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा जो है वो स्टैंड लेते हैं कि हाँ उसके लिए कुछ कर देते हैं, उसको फ़ायदा दे देते हैं। बेसिकली ये लोग अवॉइड कर रहे थे चीज़ों, ठीक है ना, उन्हें आप कह सकते हैं कि वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये भी एक स्टाइल है, इसे हम कहते हैं अवॉइडिंग स्टाइल, ठीक है। अब अवॉइडिंग स्टाइल कहते हैं स्टाइल वर्क्स बेस्ट व्हेन द प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी जनरेटेड रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड इशू इज नॉट वर्थ फाइटिंग ओवर। वो कहते हैं ये स्टाइल तब मुफीद होता है, इसका फ़ायदा तब होता है जब एक इशू रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है, लेकिन जो इशू होता है जिसकी वजह से, या जो मसला होता है जिसकी वजह से आपका ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, वो इतना वर्थ फाइटिंग नहीं होता, यानी कि वो छोटा सा इग्नोरेबल सा इशू होता है और उसको सिंपली अवॉइड कर लिया जाता है। देन एक स्टाइल है फोर्सिंग स्टाइल। फोर्सिंग स्टाइल क्या है जी, फोर्सिंग स्टाइल कहते हैं जी असर्टिवनेस हाई, कोऑपरेटिवनेस लो, यानी कि वो कहते हैं जी कि मुझे मेरा हक मिले, दूसरे को बेशक उसका हक मिले या ना मिले, ठीक है। तो ये होता है फोर्सिंग स्टाइल, ठीक है। अब फोर्सिंग स्टाइल में देखते हैं हम ट्राइज टू विन द कॉन्फ्लिक्ट एट अदर एक्सपेंस, यानी कि वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट का जो भी नतीजा निकले वो मेरे मफाद निकले, चाहे दूसरे को इसका नुकसान उठाना पड़े, ये होता है फोर्सिंग स्टाइल। अब वो कहते हैं जी ये फोर्सिंग स्टाइल भी, इसका भी फायदा होता है कुछ जगहों पे। किन जगहों में फायदा होता है, इट मे बी नेसेसरी व्हेन द डिस्प्यूट रिक्वायर्स ए क्विक सॉल्यूशन, जब डिस्प्यूट का मसले का एक फौरन से हल निकाला, और द अपोजिंग पार्टी व्यूज आर अनएथिकल, या जब देखा जाता है कि यार जो दूसरी पार्टी है वो अनएथिकली बिहेव कर रही है, वो जो भी बात कर रही है, डिस्कशन कर रही है, वो अनएथिकल डिस्कशन कर रही है, यानी कि
उसका वो लॉजिकल बात नहीं कर रही, वो गलत बात कर रही है, तो सिंपली उनको चुप करवाने के लिए फोर्सिंग जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो अपनाया जाता है। ठीक है, लेट्स से बॉस की तरफ से अपनाया जाता है, बॉस कहता है बस ठीक है, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, क्योंकि उसे पता है कि जो पार्टी बात कर रही है वो बात ही गलत कर रही है। देन है जी यील्डिंग स्टाइल। यील्डिंग स्टाइल क्या होता है? असर्टिवनेस लो, यानी कि अपना इंटरेस्ट के बारे में नहीं देखा जाता, लेकिन दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में देखा जाता है। हाई कोऑपरेटिवनेस, हाईली कोऑपरेटिव होता है। अभी क्या होता है जी? यील्डिंग इन्वॉल्व्स गिविंग इनकम्प्लीटली टू द अदर साइड विशेज, यानी कि दूसरे के मफाद के लिए जो एक मेंबर है वो वर्क कर रहा होता है, वो कहता है कि यार चलो दूसरे को फायदा हो जाए। ठीक है, अब ऐसा जो है कब होता है ऐसा? ऐसा मोस्टली तब होता है, यील्डिंग तब होती है या दूसरे के बारे में तब सोचा जाता है जब सेकंड मेंबर जो है वो आपसे ज्यादा पावरफुल होता है। आप कहते हो कि यार चलो ठीक है, मैं इससे क्या बहस करूं, ठीक है यार जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली यील्डिंग होता है। द इशू इज नॉट एज इम्पोर्टेंट टू यू, या एक रीजन ये हो सकता है कि आपके लिए वो इशू इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आप कहते हो कि यार ठीक है मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चल ठीक है यार जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है यील्डिंग स्टाइल होता है। देन है जी कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग होता है एक मिडिल वे, एक मिडिल ग्राउंड जो है वो क्रिएट कर ली जाती है कि दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, कि यार कुछ गिव एंड टेक एक पार्टी करे, कुछ गिव एंड टेक सेकंड पार्टी करे। ठीक है जी, आपको कोई अगर इशू हो तो आप डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।